बिना टच करे भी वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। कूलन क्लॉथ बीच में है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और जैसे गया तो इसको रिपल्शन हुआ। व्हाई दिस ऑब्जेक्ट स्टॉपिंग? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सरफेस इन दिस हुक। ना व्हाट इज द वैल्यू? दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? ये वेट इज अ फोर्स विद व्हिच द अर्थ, यानी अर्थ के पास क्या ग्रेविटी, पुल्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास क्या मास। Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I am your host and host Yogita Dhami. So today we are here going to cover the one shot of chapter 5 for class 8 science, that is exploring forces. And in this one shot we will understand that what is force, where do we need force in our daily life, and what are the different type of forces also. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ लाइंस दिए हुए हैं, वहीं से ये लिया गया है, वहीं का स्क्रीनशॉट है। एंड हियर आफ्टर रीडिंग दीज लाइंस यू विल अंडरस्टैंड दैट वेयर डू वी नीड फोर्सेज। इस पूरे पैराग्राफ में बड़े अच्छी तरीके से आपको जितने भी फोर्स हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके चैप्टर में, सबके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, द थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट वेयर आर दोज फोर्सेज। ठीक है, देखो पढ़ के देखते हैं। It was a windy day. Sonali and Ragini were excited to go for cycling. Their summer vacation had just begun. They wanted to explore the beautiful landscape around their village. After pumping air into their bicycle tires. बेटा after pumping air. अब जब एयर पंप करते हैं बाइसाइकिल टायर में तो वहां पर फोर्स चाहिए होता है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा है उसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट हियर दिस इज वन ऑफ द फोर्स, राइट? सो पंपिंग एयर इनटू देयर बाइसाइकिल टायर्स दे सेट ऑफ. As they rode through the village, the wind rushed past them. Oh no, the wind is pushing me hard, said Ragini, smiling. Sonali replied, we are riding against the wind. अगर कभी भी आपने साइकिल चलाई हो और अगेंस्ट द विंड अगर आप चला रहे हो, मीन्स विंड आपके जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रही है तो उस टाइम पे कितनी आफत आती है साइकिल को राइड करने में, है ना? बहुत जोर लगाना पड़ता है. Again, here is one kind of force, right? So this is the second type of force we are going to find detail about. Clear? Now we must push our pedal harder to move faster. Moving ahead, their ride took them up a long path to a hilltop. Some parts of the roads were rough, where they found it hard to pedal, while other parts were smoother. बेटा कभी भी अगर रोड बहुत रफ हो तो वहां पर साइकिल अगर आप चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, राइट? तो रफनेस पे भी आपका फोर्स डिपेंड करता है. जहां पे रफ होगा वहां पे देखो पेडल उन्होंने हार्ड किया है, जहां स्मूदर होगा वहां बड़े आराम से साइकिल चल जाएगी, राइट? अगेन दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ फोर्स जो कि रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड कर रहा है. क्लियर? आगे देखो. When they reached the top, they were enjoying the view. They heard thundering, saw flashes of lightning. अब बोलोगे मैम लाइटनिंग यहाँ पर क्यों दी हुई है? बेटा लाइटनिंग से भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स जनरेट होता है. ठीक है, अब वो कौन सा फोर्स है? अगेन वी हैव टू फाइंड आउट. सो दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ फोर्स व्हिच they can experience with the help of lightning. Moving ahead, at a distance, even though it looked beautiful, they decided to head back immediately. On the way back, while passing a herd of sheep, they pressed their bicycle bells. They pressed their bicycle bells. बेटा प्रेसिंग के लिए ऑब्वियसली फोर्स चाहिए. उसके अलावा बाइसाइकिल बेल कैसे काम करती है वहां पर भी एक फोर्स होता है. क्लियर? सो दिस इज द फिफ्थ काइंड ऑफ फोर्स. एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज द डायरेक्शन. हैंडल टर्न किया होगा उसके लिए भी तो उन्होंने फोर्स लगाया होगा, राइट? सो यहां पर भी देखो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. As they were coming down the slope of the hill, they realized that their bicycle were moving down at a great speed, even though they were not pedaling. बेटा हिल टॉप से नीचे को आ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्लोप होगा, तो स्लोप में कभी भी हम साइकिल चलाते हैं तो बिल्कुल फ्री अपने आप साइकिल चलती है, पेडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? तो वही वो भी एक्सपीरियंस कर रहे थे. वो पेडल मारे नहीं रहे थे लेकिन तब भी उनकी साइकिल बहुत स्पीड से नीचे आ रही थी. क्यों नीचे आ रही थी? क्योंकि कोई ऐसा फोर्स है जो साइकिल को नीचे को पुल कर रहा था, है ना? Sonali yelled, "It's thrilling! It seems something is pulling us down. What could it be?" This is the sixth kind of force that we have to find out. So here are the six different kind of forces, different types of forces which they are experiencing in their daily life, right? And we also do the same. हमको भी ये सारे के सारे six force कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में डेली दिख जाते हैं. Now what are the names that you have to find out here? ठीक है, पहले समझते हैं बेटा that what is force? Force है क्या? अगर सिंपल बोला जाए तो फोर्स इज जस्ट अ पुश एंड पुल. यस, फोर्स इज पुश एंड पुल. बेटा हम जितने भी फोर्स यहाँ पे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो या तो पुश के फॉर्म में होते हैं या तो पुल के फॉर्म में होते हैं. अब देखो समझो इस बात को. देखो हियर दिस पिक्चर अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी.
यहाँ पे दिस बॉय व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, देख के पता पड़ रहा है क्या कर रहा है ये बॉक्स को मूव करने का ट्राई कर रहा है, बट कैसे, ये बॉक्स को पुश कर रहा है, राइट? सो पुशिंग, व्हाट दिस गर्ल इज डूइंग, दिस गर्ल इज ट्राइंग टू गेट दिस बॉक्स नियर हर, सो शी इज पुलिंग विद द हेल्प ऑफ रोप, सो पुलिंग। अब यहाँ थर्ड केस में बोलोगे मैम गलत बता दिया, पुश एंड पुल कहाँ, ये तो लिफ्ट कर रहा है, अब ये पुश एंड पुल थोड़ी कर रहा है। अब बेटा इसको समझने के लिए ना लेट अस डू वन एक्टिविटी क्विकली, फटाफट मेरे साथ करके देखो, ठीक है? अब अपने सामने कुछ भी जो मिल रहा है, कोई भी एक चीज उठा लो, मैं भी उठाती हूँ। अच्छा मेरे हाथ में तो स्टाइलस है, मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, सो आई एम डूइंग विद स्टाइलस, यू पिक अप वन स्टफ, डू इट विद मी, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है? नाउ अपने सामने जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे रखो मिडवे में, योर हैंड शुड बी बेंड लाइक दिस, नाउ पुट इट हियर, ठीक है? अब इसके बाद इसको पुश करो, फेंकना मत अपने हाथ से, पता कोई सामान तोड़ दिया, बोलोगे मैम ने बताया था, मम्मी डांटेगी तो मेरा नाम मत लेना। चलो, सो आपने जो सामान रखा है उसको अपनी तरफ से पुश करो, ऐसे दूर रखो, दूर करो। सो आपने क्या किया, यू अप्लाइड सम फोर्स विद योर हैंड एंड देन यू पुश्ड इट। नाउ पुशिंग से क्या हुआ, दैट ऑब्जेक्ट मूव्ड अवे फ्रॉम यू, नाउ यू आर द अप्लायर ऑफ द फोर्स, राइट? Right now, I am the applier of the force on the stylus, and what I have done, I have pushed it away. So pushing में हमेशा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो अप्लायर से दूर जाता है, ठीक है? अब उल्टा करके देखते हैं, अगेन कीप द ऑब्जेक्ट हियर, नाउ पुल इट टुवर्ड्स यू, नाउ पुल इट, ये देखो पुल किया तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और अप्लायर के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, राइट? अब आपको कभी भी कहीं पे फोर्स लग रहा है तो ये देखना है कि ऑब्जेक्ट और अप्लायर के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई कि कम हो गई। अगर बढ़ गई इसका मतलब पुश है, अगर कम हो गई इसका मतलब पुल है, दैट्स इट। अब बताओ यहाँ पर पुशिंग हुई कि पुलिंग हुई, जल्दी बताओ। टाइम के साथ पॉज दिस वीडियो एंड टेल मी, ड्यूरिंग द लिफ्टिंग दिस पर्सन इज पुशिंग और पुलिंग द ऑब्जेक्ट। बेटा द पर्सन इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट। हम ऐसे खड़े होते हैं, नीचे कोई सामान है, हमने उसको उठाया और अपनी ओर लेके आए, राइट? तो ही मस्ट हैव पुल्ड इट फ्रॉम द ग्राउंड, और तब उसके हाथ में है, राइट? इसको हम इंग्लिश वर्जन में अपने डेली लाइफ में लिफ्टिंग बोलते हैं, लेकिन अगर साइंस की भाषा में बोला जाए तो यहां पर हुआ क्या, इसने पुल किया ऑब्जेक्ट को अपनी ओर। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज पुश? पुश इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अप्लायर फॉर द फोर्स ऑफ द फोर्स, ठीक है? जो अप्लायर होगा फोर्स का उससे दूर चला जाएगा ऑब्जेक्ट। और पुलिंग में क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द अप्लायर ऑफ द फोर्स, जो भी फोर्स को अप्लाई करने वाला पर्सन है या जो भी चीज है उसकी तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वहां पे पुलिंग होगी। क्लियर? अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए आगे एक टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी में, हैव अ लुक हियर। यहाँ पे मैंने कुछ और इंसिडेंट ऐड किए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी में आई थिंक 1 और 2 ही दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ और ऐड किए हुए हैं, ठीक है? देखो, योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। ये बहुत करते हो आप लोग, अगर कोई आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है, दौड़ के जाओगे साइकिल वैसे रोक देते हो, बिल्कुल, है ना, चलने नहीं देते उसको आगे। अब क्या कर रहे हो, when you are trying to stop that bicycle, what are you trying to do? You are trying to hold it, रोक के रख रहे हो, अपनी ओर को खींचते हो। क्या हुआ यहाँ पर, पुशिंग हुई कि पुलिंग हुई? पुल हुआ, है ना? सो हियर देयर इज अ पुल। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जब आपने अपने फ्रेंड की साइकिल को रोकने का ट्राई किया तो उससे होगा क्या? अगर बहुत तेज साइकिल चल रही होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर धीरे चल रही होगी तो हो सकता है साइकिल रुक जाए, राइट? सो इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, जो आप अप्लायर हो, आपने जो फोर्स लगाया पुल की फॉर्म में, उससे हुआ क्या, व्हाट इज द इफेक्ट? ईदर स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल। यू आर ट्राइंग टू स्टॉप और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल। Am I clear? नेक्स्ट देखते हैं, बैटर हिटिंग द बॉल। क्रिकेट देखा होगा आपने, जो बैटर होते हैं वो बॉल को हिट करते हैं, बोलते हैं ये सिक्सर या फिर फोर चला गया, राइट? तो वहां पे हिटिंग होती है। तो उसमें होता क्या है, बॉल आई, बैटर के पास बॉल आई, उसने मार दिया और बाउंड्री तक पहुंचा दिया, तो क्या किया, बॉल को अपने से दूर कर दिया। दिस इज पुशिंग और पुलिंग, दिस इज पुशिंग। सो हियर इट इज अ पुश, राइट? और उस पुश से हुआ क्या, बॉल के साथ, अभी ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है, तो बॉल के साथ क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जिस डायरेक्शन से बॉल आई वहां से हो सकता है जहां लेफ्ट टू या राइट या फिर कहीं ऊपर जाके उसको मार दिया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, राइट? सो हियर व्हाट विल हैपन, चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, किकिंग द बॉल फॉर पेनल्टी। नाउ बॉल रखी हुई है, फुटबॉल मैच में बॉल रखी हुई है,
जो भी पर्सन है उसको जिसने पेनल्टी लेने हैं वो पहले बॉल को रखेगा, उसके बाद उसको किक कर देगा। तो क्या करा, किक करके बॉल गई दूर गोल के अंदर, राइट। सो इट इज अ काइंड ऑफ पुश, अगेन पुश, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो बॉल थी वो रेस्ट पे रखी गई, पहले उसको पहले रखा गया नीचे, तो रेस्ट पे थी, है ना। रेस्ट मतलब जब कभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। सो बॉल वाज एट रेस्ट, जब किक किया तो वो सीधे चली गई, उसकी स्पीड बढ़ गई। सो हियर ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इनटू मोशन फ्रॉम रेस्ट, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इनटू मोशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मोशन में आ गई सीधे ऑब्जेक्ट, ठीक है, बॉल। नेक्स्ट, बॉल कॉट बाय अ फील्डर, अगेन क्रिकेट मैच जहां पर जो बॉल होती है कोई फील्डर कैच करता है। बेटा कभी भी जब कैच करते हैं ना तो बॉल ऊपर से आती है, उसको हमने कैच करके फिर क्या करते हैं, ऐसे करके कोई कैच नहीं करता, हमेशा कैच करके ऐसे करते हैं, राइट। हमेशा बॉल को अपनी तरफ लेके आते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज पुलिंग, राइट। सो यहाँ पर जो फील्डर है उसने पुल किया, उसने उस बॉल को अपनी ओर को पुल किया और फिर अल्टीमेटली जाके बॉल स्टॉप हो गई हाथ में आके, राइट। सो हुआ क्या, ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट, बॉल मोशन में थी, मोशन में मूव करते हुए आ रही थी, जैसे कैच हुआ तो वो स्टॉप हो गया, लेकिन कैच करते वक्त फील्डर ने पुल किया उसको, क्लियर। नेक्स्ट, प्रेसिंग द इन्फ्लेटेड बलून, बेटा बलून जिसके अंदर हवा हो अगर उसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा। अब पहले तो ये समझो कि प्रेसिंग में पुश होता है कि पुल होता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर। हेयर बलून इन्फ्लेटेड था, ये अभी छोटा हो गया बट है अभी भी हवा इसके अंदर, है ना। तो इसको अगर हमने पुश किया, मीन्स अपने से अगर दूर करूँ तो पुश कर रही हूँ और अपने पास कर दूँ तो पुल कर रही हूँ। तो इस पुशिंग या पुलिंग में इसमें प्रेसिंग हुई क्या, प्रेसिंग नहीं हुई। प्रेसिंग में क्या चाहिए बेटा, प्रेसिंग में चाहिए मल्टीपल साइड से फोर्स। ये देखो, अगर मैं थंब से और फिंगर से दोनों से मिला के इसको प्रेस करूं, दिस इज कॉल्ड प्रेसिंग, यहां पे प्रेसिंग हो रही है, क्लियर। अब ये प्रेसिंग में पुशिंग हो रही है कि पुलिंग हो रही है, देख के पता पड़ रहा है, ऑब्वियसली मैं पुश कर रही हूं उसको दोनों ही साइड से, क्लियर। सो जब भी हम प्रेसिंग करते हैं तो वहां पर मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्स लगना चाहिए, तभी प्रेसिंग हो सकती है, और प्रेसिंग इज अ काइंड ऑफ पुश, अंडरस्टूड। अब इसमें इफेक्ट क्या दिखा हमको, क्या हुआ, चेंज इन शेप, शेप पे तो चेंज हो रहा है बलून का, करेक्ट। सो हियर द काइंड ऑफ फोर्स इज अ पुश एंड इट इज ब्रिंगिंग द चेंज इन द शेप, क्लियर। अब हमने इतने सारे इंसिडेंट समझ लिए बेटा, यहां सब में फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है, या तो वो पुल की फॉर्म में है या तो पुश की फॉर्म में है, अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा इस पे ध्यान दो बेटा, कौन कौन से इफेक्ट हमको दिख रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना है, और इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट फोर्स कैन ब्रिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ, स्टॉपिंग, बाइसाइकिल मूव कर रही थी, हमने पुल किया और उसको रोक दिया, सो फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, अंडरस्टूड। सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट, ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ब्रिंगिंग एन मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। फर्स्ट, डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल, स्पीड बहुत तेजी से साइकिल जा रही थी, उसको रोक दिया, उसको मतलब धीरे कर दिया, राइट, उसको पुल किया और धीरे कर दिया तो डिक्रीज हो गया, राइट। सो दिस इज द सेकंड वन। चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन, देखो चेंज इन द स्पीड जब हमने डिक्रीज किया तो चेंज इन स्पीड तो हो गया, तो इसी में काउंट हो जाएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन भी तो चेंज हो सकती है ना। अगर आप मान लो आप साइकिल सीधे जा रहे हो, आपको अचानक से मोड़ना है तो अपने आप थोड़ी मुड़ेगी, जब आप उसमें फोर्स लगाओगे अपने बॉडी से तब जाके वो टर्न लेगा, राइट। सो चेंज इन डायरेक्शन ऑल्सो नीड्स द फोर्स, दिस इज द थर्ड वन। नाउ ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट इनटू मोशन फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, हमने उसको रोक के स्टॉप कर दिया, सो ब्रिंगिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। यहां पर क्या हुआ, ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट टू मोशन फ्रॉम रेस्ट, पहले ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, हमने फोर्स लगाया, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्लियर। सो दिस इज द अनदर काइंड ऑफ इफेक्ट इट कैन ब्रिंग। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया। नाउ चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, दिस इज द नेक्स्ट इफेक्ट, क्लियर। सो अगर हम इनको पूरा पर समराइज करें, सो व्हाट कैन फोर्स डू, फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, बेटा रेस्ट से मोशन में ला सकता है या तो मोशन से रेस्ट में ला सकता है, वाइस वर्सा, क्लियर। चेंज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मान लो स्पीड बहुत धीरे से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, आपने उसमें फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है, या तो उल्टा भी हो सकता है, फोर्स डिक्रीज भी हो सकती है, जैसे हमने साइकिल वाले इंसिडेंट में देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मान लो बैटर वाले केस में हमने क्या देखा था, वहां से बॉल आई, बैटर ने लेफ्ट की तरफ घुमा दिया तो क्या हुआ,
स्पीड को चेंज किया और डायरेक्शन भी चेंज कर दी, सो चेंज इन डायरेक्शन। ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी अगर प्रेसिंग होगी तो वहां फोर्स लग रहा है, उससे क्या होगा, वहां पर चेंज इन शेप भी हो सकता है, ठीक है। और कई बार इट कैन कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स इन वन गो, बेटा एक हम फोर्स लगाएं और उससे कई सारे इफेक्ट हमको एक साथ भी दिख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा दिया था हमने, बैटर वाला। मान लो किसी स्पिनर ने बॉल कराई, बॉल फेंकी, राइट, तो धीरे फेंकी होगी, अब उसने उसको सीधे सिक्सर मार दिया, ठीक है, सिक्सर मारा मान लो इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो अब क्या हुआ, पहली बात उसने उसकी डायरेक्शन को चेंज किया, फोर्स लगाया और डायरेक्शन चेंज हो गई, उसके बाद उसने स्पीड भी तो चेंज करी ना, तो यहां पर क्या हुआ, दो इफेक्ट आपको एक साथ दिख गए, क्लियर। सो इट कैन कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स टुगेदर, understood? So these are the effects that force can bring. Now here question for you, NCERT में दिया हुआ है, does this mean that whenever there is a change in speed or direction or change in shape, a force is acting on the object? इसका मतलब क्या ऐसा है कि कभी भी हमारे चारों तरफ अगर कभी भी किसी भी चीज की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका शेप चेंज हो रहा है या फिर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब वहां फोर्स लग रहा है? यस, 100% ट्रू। बेटा हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप बिना किसी फोर्स अप्लाई करे अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले या अपनी स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है। कुछ भी अगर चेंज हुआ इसका मतलब वहां फोर्स है। अब कौन सा फोर्स है, कहां से लगा, ये हमको ढूंढना है, ठीक है। देखो, यस, नन ऑफ दीज कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ द फोर्स, करेक्ट। नाउ हियर वन सरप्राइजिंग थिंग फॉर यू, बेटा ये जो फोर्स है वो सिर्फ चीजों की स्पीड बढ़ाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए या शेप चेंज करने के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो उस टाइम पर भी उसमें प्रॉपर फोर्स लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया हुआ आपको, स्टेप फर्दर में, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? मान लो फ्लोर पे एक फुटबॉल रखी हुई है, जमीन पे रखी हुई है, मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या उस पर कोई फोर्स नहीं है? बेटा उसके उस टाइम पर भी उस पर प्रॉपर फोर्सेस हैं, लेकिन वो फोर्स इस तरह से लग रहे हैं कि वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रहे हैं। जैसे टग ऑफ वॉर देखा है, टग ऑफ वॉर, जहां पे वो रस्सा खींची बोलते हैं उसको, है ना, दो टीम होती है, रस्सी खींचते हैं एक दूसरे की तरफ, करेक्ट। तो वहां पर क्या होता है, जब तक दोनों साइड से फोर्स बिल्कुल इक्वल लगेगा वो रस्सी हिलेगी भी नहीं, कोई भी किसी की तरफ नहीं जाएगा। जैसे ही फोर्स एक तरफ से ज्यादा हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, राइट। दिस इज द फैक्ट हियर। जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब जो भी उसमें फोर्स लग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से, वो सारे एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रहे हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। जैसे ही एक किसी डायरेक्शन से फोर्स बढ़ेगा, वो ऑब्जेक्ट के मोशन शुरू हो जाएगा। Am I clear? सो रेस्ट में भी फोर्स होता है, बट वो बैलेंस आउट होता है। अभी बैलेंस और अनबैलेंस वाला डिटेल आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। देखो, इट मीन्स दैट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स आर बैलेंसिंग वन अनदर एंड यू विल लर्न अबाउट इट इन द सीनियर क्लास। Am I clear? Understood? चलो, मूविंग अहेड। Now let's try and understand that are forces an interaction between two or more substances? बेटा जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है क्या? Let's try and understand with the help of these all examples. इनको देख के पता पड़ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स तो लग रहा है। Here this man is trying to push this box. यहाँ पे जो ऑक्सेस हैं वो इसको पुल कर रहे हैं, किसको? इस प्लो को पुल कर रहे हैं, to plow the field. Here this horse cart is pulling, this horse is pulling this cart, right? Here baby is crawling, deer is running, and here snake is slithering, right? बेटा इन सभी जगह पर बॉडी फोर्स लगा रही है, लेकिन किस पे लगा रही है? यहाँ पर देखो, this man is trying to push this box. अब ये बिना बॉक्स को टच करे, बिना इंट्रैक्शन के ये बॉक्स को पुश कर सकता है क्या? ऐसे मैजिक करा, देखते देखते बोला कि चलो बॉक्स आगे बढ़ जाओ, ऐसा हो सकता है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। यहां पर ये बॉक्स को पुश कब कर पाएगा? जब इसके हैंड में और बॉक्स की सरफेस के बीच में इंटरेक्शन होगा, राइट। यहां पर देखो, ये ऑक्स मूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मूव? कैसे मूव कर रहे हैं? बिकॉज दे आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस लैंड, Isn't it? लैंड में वो फोर्स लगा रहे हैं, यानी उनके फीट और लैंड के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, जिसके वजह से उनको एक पुश मिल रहा है और वो आगे को जा पा रहे हैं। अगर यहीं पर लैंड की जगह पर वाटर होगा तो क्या ये इस तरह से मूव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। और मान लो अगर बोलो हवा में तुम चल के दिखाओ, पॉसिबल है? नहीं है। यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा है लैंड और इनके फीट का।
Same here. Wherever there is walking, running, there is interaction between the body and the land on the surface, you can say. Clear? Similarly here, this baby is trying to crawl. क्यों क्रॉल कर रहा है? बिकॉज वो अपने हाथ और पांव से जमीन में जो नीचे लैंड है उस पर जोर लगा रहा है, पुश कर रहा है उसको, right? And then only this baby is able to crawl. The same thing is happening with the deer and same thing with the snake slithering also. Understood? So whenever we want to apply some force, the interaction is required. अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, मैंने वर्ड बोला इंट्रैक्शन, मैंने कॉन्टैक्ट नहीं बोला, इंटरैक्शन की जरूरत होती है, ठीक है? यहाँ पर इन सभी चार जितने भी एग्जाम्पल है यहाँ पे सब में टच हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, लेकिन कई सारे इंटरैक्शन ऐसे भी होते हैं जहां पर कॉन्टैक्ट नहीं होता, अभी आगे जाके पढ़ेंगे उसको, ठीक है? देखो, सो व्हाट वी अंडरस्टूड, इंटरैक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट फोर्स टू कम इनटू प्ले. फोर्स तभी हो सकता है, फोर्स तभी पिक्चर में आ सकता है जब वहां पर इंटरैक्शन होगा, राइट? एटलीस्ट टू बॉडीज के बीच में. आगे देखते हैं. A force is a push or pull on an object resulting from the object's interaction with the another object. This is the exact definition of force जो कि आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है? क्या है फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल. समझ में आ गया इतना? वो पुश और पुल क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज इंटरैक्शन, राइट? इट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन विद द अनदर ऑब्जेक्ट. Am I clear? फर्दर बेटा SI यूनिट, हम हर फिजिकल प्रॉपर्टीज की SI यूनिट पढ़ते हैं, आपको डिस्टेंस की पता है, टाइम की पता है, ऐसे ही फोर्स की भी SI यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन. क्या है? न्यूटन. ये जो आइजैक न्यूटन है उनके नाम पे इस न्यूटन वर्ड को लिया गया है. यहाँ पर जब हम पूरा वर्ड लिखेंगे न्यूटन तो वहां पर n स्मॉल है, लेकिन जब हम इसको सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पर कैपिटल N आता है. ये देखो यहाँ पर कैपिटल N, राइट? सो जब भी हम फोर्स की बात करें, लेट्स से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वहां पे 10, उसके बाद कैपिटल N, 10 फिर कैपिटल N, 3 फिर कैपिटल N. सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स. Am I clear? Now further, a step further for you. When you push the table with your hand, did you feel a force in your hand too? बेटा देखो, कभी भी जब हम किसी चीज में फोर्स लगाते हैं अपने हैंड से, राइट? लेट्स से यू आर ट्राइंग टू पुश अ बॉक्स, तो उस टाइम पे आपके खुद की बॉडी में भी थोड़ा सा जोर लगता है ना. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं. यहां पर वन पर्सन इज ट्राइंग टू किक दिस डोर, ठीक है? देखो हुआ, डोर पे किक किया, राइट? जब उसने किक किया तो उतने ही फोर्स है वो पीछे को भी जा रहा है ना. लेकिन अगर इतना ही फोर्स लगाए वो और एक मान लो अंदर से किसी ने डोर को खोल दिया तो क्या होगा? फिर क्या होगा बेटा? उसको जो ये डोर से फोर्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर से किसी ने डोर पहले ही खोल दिया है. वो क्या होगा? सीधे आगे घुसेगा अंदर और गिर जाएगा आगे जाके. Isn't it? So whenever we try to apply force on any object, the same kind of force is felt by our body also. जब इस पर्सन ने इस दरवाजे पे किक किया तो उसको उतना ही फोर्स वापस मिला, तो हम उतना ही फोर्स से पीछे भी जाते हैं ना. लेकिन अगर यहाँ पर एम्प्टी स्पेस और इतने जोर लगा के आगे वो जाने का ट्राई करेगा तो आगे जाके गिर ही जाएगा वो. Am I clear? Understood? अगर एक और एग्जाम्पल समझना है तो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी बॉक्स एंड ए फुल बॉक्स, राइट? मान लो आपके पास एक एम्प्टी बॉक्स है, आपको उसको बोला किसी ने खिसका लो, ठीक है? तो आप जितना भी इसमें जोर लगाओगे उतना ही हल्का जोर आपको आपकी बॉडी में फील होगा. लेकिन जब आप किसी एक भारी बॉक्स को पुश करने का ट्राई करते हो तो उतनी बॉडी में जोर लगता है जिससे कि आपको पसीना भी आ जाता है. यस? So the force you are applying on that box, the same amount of force is felt by our body also. So our body also get tired. Understood? चलो, moving ahead. Now let's try and understand the different types of forces. बेटा यहाँ से आगे हमें पढ़ने हैं types of force. Now broadly अगर देखा जाए तो हम forces को दो categories में divide कर सकते हैं. The first one is the contact force and the another one is the non-contact force. नाम से पता पड़ रहा है बेटा contact force. मैंने अभी interaction word बताया था ना. क्या था इंट्रैक्शन? जहां पे दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होता है तब जाके फोर्स पिक्चर में आता है, राइट? तो यहां पर जो इंट्रैक्शन होगा वो कॉन्टैक्ट से होगा, जो कि हमने ऑलरेडी एग्जांपल सारे देख लिए, राइट? क्या क्या है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में? बेटा कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आते हैं मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. अभी डोंट वरी, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके वन बाय वन, ठीक है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? जहां पर फोर्स तो लगता है लेकिन बॉडी का कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, यानी टच होना जरूरी नहीं है, उनके बीच में इंटरेक्शन किसी और तरीके से होता है, ठीक है?
यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एटलीस्ट इन तीनों में से आपको पूरा डिटेल में पता है क्योंकि आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है ना। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं, पता है, देखा है आपने ये, राइट। तो यहाँ पर हम मैग्नेट को टच थोड़ी करते हैं, बस उनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं, राइट। सो दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर। अब पहले एक बार कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डिफरेंस को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको, ठीक है। देखो, सो व्हाट इज द डिफरेंस, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, these are the forces which are applied only when two or more objects are in contact with each other, टच होने चाहिए। यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैन कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट टचिंग, नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, येट दे कैन एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर, बिना टच करे भी वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट सच एज यूजिंग हैंड्स और अदर बॉडी पार्ट्स, और इनडायरेक्ट सच एज यूजिंग स्टिक और रोप। ये वाली पिक्चर हमने इनिशियली देखी थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, क्यों, क्योंकि बॉडी पार्ट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे टच हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रोप का यूज किया हुआ है, सो दिस इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, दिस फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन बॉडीज आर विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। अब बेटा इसको समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज हियर। लेट्स से मैग्नेट के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेट में अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, लेकिन कब होता है, जब हम उनको एक पर्टिकुलर रेंज में लेके आते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर आपके पास एक हाथ में मैग्नेट है, दूसरे रूम में दूसरा मैग्नेट रखा है, वहां से आप अट्रैक्शन रिपल्शन वाला गेम खेल रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको अट्रैक्शन रिपल्शन अगर देखना है तो आप उनको पास लेके आएंगे, राइट। कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक पर्टिकुलर रेंज तक लेके आएंगे, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई पर्टिकुलर रेंज इज रिक्वायर्ड फॉर दीज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑल्सो। एम आई क्लियर। यहाँ देखो एग्जाम्पल्स क्या है इसके, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ड्रैग। ड्रैग थोड़ा इंट्रोडक्टरी है, आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, आगे जाके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द मस्कुलर फोर्स, ठीक है। देखो, सो कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला आ गया मस्कुलर फोर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्कुलर फोर्स, जहां मसल्स का यूज हो, जिसके पास जितनी ज्यादा मसल्स उसके पास उतना ज्यादा फोर्स। अब बेटा मसल्स हाथ वाली, पेट वाली मसल्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हाथ में मसल्स होने चाहिए, ठीक है। देखो, सो द फोर्सेस रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। इजी है ये। नाउ हाउ इट हैपेंस, इट अकर्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट व्हाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। बेटा जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं या कहीं पर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन होता है, जिसकी वजह से हम फोर्स अप्लाई कर पाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स मूव कर पाती हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, रिलैक्सेशन कब होता है, दिस यू डोंट हैव टू गो फॉर, ठीक है। आगे देखो, ये सारे के सारे पिक्चर्स में क्या हो रहा है, दिस इज ऑल मस्कुलर। यहाँ पर बेबी क्रॉल कर रहा है यूजिंग मसल्स, ये वॉक कर रही है मसल्स, प्लोइंग द फील्ड, ऑक्स दे आर ऑल्सो यूजिंग देयर मसल्स, राइट। यहाँ पर हॉर्स पुलिंग दिस कार्ट, अगेन मसल्स। क्लियर। आगे देखते हैं, when we perform any physical activity such as walking, running, lifting, pushing, jumping, stretching, exercising, playing, कुछ भी, जहां पर भी हमारी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, उन सभी जगह पर मस्कुलर फोर्स लगता है। क्लियर। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस फोर्स वी आर एबल टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। जहां पर भी हम पुश एंड पुल कर रहे हैं, फोर्स तो पुश एंड पुल ही है ना, तो जहां पर भी हम बेसिकली फोर्स लगा रहे हैं, एवरीवेयर दिस इज मस्कुलर फोर्स। एम आई क्लियर। नेक्स्ट देखो, now here animals make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks। बेटा एनिमल्स जो भी काम करते हैं, अगेन दे आर यूजिंग मस्कुलर फोर्स ओनली, है ना। यहाँ पे स्नेक स्लिथरिंग, व्हाई दिस इज अ मस्कुलर फोर्स, बिकॉज वो बॉडी की जो मसल्स हैं उससे ग्राउंड को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्रॉल कर पाता है। क्लियर। सो मस्कुलर फोर्स, डियर रनिंग, व्हेल टेकिंग अ जंप, अगेन मस्कुलर फोर्स। यहाँ पर बर्ड फ्लाइंग, तो विंग्स की मदद से वो फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन है वहां पर मसल्स ही, ठीक है। सो एवरीवेयर देयर इज द यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स, करेक्ट। आगे देखो, हैव यू एवर हर्ड, बेटा जो मस्कुलर फोर्स है ये सिर्फ हम बॉडी के बाहर नहीं लगा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है, जहां पर बॉडी के अंदर की मसल्स काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे स्टमक में जो जब भी हम फूड डालते हैं तो वहां पे चर्निंग होती है, स्टमक की जो मसल्स होती हैं वो फूड को चर्न कर देती हैं। यस। उसके अलावा आपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सुना होगा ईसोफेगस में, दैट इज वेवी मोशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से फूड अंदर जाता है। व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स। क्लियर। देखो पढ़ लेते हैं,
Muscular force plays an important role in many functions inside the body also. Here, this force helps us to chew food, push it through the alimentary canal during the process of digestion. अब बेटा इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर कंटिन्यूसली मस्कुलर फोर्स यूज होता है. द बेस्ट एग्जांपल इज हार्ट. हार्ट इज पंपिंग आवर ब्लड, राइट? कैसे? ड्यू टू कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इसके अलावा हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, वहां पर भी सेम मस्कुलर फोर्स लगता है. अंडरस्टूड? चलो, मूविंग अहेड. Now let's go for the another type of contact force, that is friction. Now what is friction? इसको समझाने के लिए पहले एक एक्टिविटी दी हुई है. Let's investigate. यहाँ पे देखो क्या करना है. Take an object with a flat base and place it on the table or floor. Gently push it and observe. Does it stop after traveling some distance? अब देखो करके देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा. Have a look here. ये देखो. This is a flat surface I have taken. I hope you can see that. Now I am keeping an object here. Now I am applying muscular force on this object. ठीक है, ये देखो मैंने अप्लाई किया. अब ये रुका क्यों? इसको कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए ना. मैंने यहां से फोर्स लगाया है, यहां से तो हमें कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा अनटिल अनलेस तुम लोग वहां से फोन से कुछ मैजिक कर रहे हो, है ना? तो यहां पर हो क्या रहा है, हमने मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये रुक जा रहा है. क्यों रुक रहा है? वाई दिस ऑब्जेक्ट स्टॉपिंग? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सर्फेस. ये जो नीचे वाली फ्लैट सर्फेस है इसका इफेक्ट है. वाई? For this surface is applying one opposing force, जिसको बोला जाता है फ्रिक्शन. ठीक है, देखो समझते डिटेल में आगे. सो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया? दैट ऑब्जेक्ट इज स्टॉपिंग. नाउ लेट अस डू द सेम एक्टिविटी हियर वंस अगेन. These are the two different surfaces, same ball और same amount of force. Let's say 10 न्यूटन. Now अब दोनों ही जगह 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया. अब मुझे बताओ कहां पर बॉल जल्दी रुकेगी? जल्दी रुकेगी. पॉज दिस वीडियो, टाइम के साथ जल्दी से बताओ मुझे कहां पे जल्दी रुकेगी. अनडाउटली सबका आंसर होगा बी वाले केस में, है ना, सेकंड केस में. क्यों? अब बोलोगे मैम यहाँ पर रफ सरफेस है ना तो इसलिए बॉल जल्दी रुक जाएगी. ये स्मूथ सरफेस है तो बॉल फिसल के बहुत आगे तक जाएगी, राइट? सो रफनेस एंड स्मूथनेस इस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन. एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आइस हॉकी खेल रहे हैं, राइट? अब ये आइस हॉकी ऐसी स्मूथ आइस वाली सरफेस पे ही क्यों खेली जाती है? इसको हम नॉर्मल ग्राउंड में क्यों नहीं खेल सकते? क्यों नहीं खेल सकते? अगेन क्योंकि ग्राउंड में बहुत ज्यादा अनइवननेस होती है, राइट? नाउ व्हाट इज दिस अनइवननेस कॉल्ड? बेटा इस अनइवननेस को बोला जाता है इररेगुलरिटीज. क्या बोलते हैं इसको? इररेगुलरिटीज. जहां पे जितनी ज्यादा इररेगुलरिटी वहां पर उतना ज्यादा फ्रिक्शन. क्लियर? तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जल्दी रुकेगा. ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर. बेटा यहां पर हो क्या रहा है, ये जो डिप्स हैं, डिप्स एंड माउंटेन्स, ये जो इरेगुलरिटीज हैं उनको ध्यान से देखो तो कैसे लग रहे हैं, ऐसे ये पहाड़ जैसे लग रहे हैं, राइट? माउंटेन वैली, तो डिप्स एंड माउंटेन्स बोलते हैं इनको. ठीक है, अब ये डिप्स एंड माउंटेन्स जो नीचे के सरफेस पे हैं तो सेम ऑब्जेक्ट के सरफेस भी तो होंगे. बेटा एक बात ध्यान देना, कितनी भी स्मूथ सरफेस आप ले लो, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज दिख जाएंगी. तो स्मूथ से स्मूथ दिखने वाली सरफेस में भी इरेगुलरिटीज होती हैं. क्लियर? तो ऑब्जेक्ट की सरफेस पे भी इरेगुलरिटीज होती हैं और जो सरफेस जिस पे हम मूव कर रहे हैं उसमें भी इरेगुलरिटीज हैं. अब इरेगुलरिटीज जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं. और इंटरलॉक होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रुकेगा ना, isn't it? ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकने का ट्राई करेगा. सो दैट्स व्हाई दिस फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग फोर्स. हमने ऑब्जेक्ट को यहां से फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया और ये फ्रिक्शन इसको यहां को रोक रहा है, तो अपोजिंग फोर्स है. अंडरस्टूड? और जहां पर इरेगुलरिटी ज्यादा वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा. क्लियर? हैव अ लुक हियर. तो फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, राइट? Even the surface which appears smooth have large number of minute irregularities. When placed in contact, these irregularities of the two surfaces lock into each other, जिसको कि हम interlocking बोल रहे हैं. Then opposes the effort to move the surface over the other. जो भी हम effort डाल रहे हैं इस object को move करने के लिए उसको वो धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे. Am I clear? So what we got to know about the friction? बेटा friction here, it is a contact force. समझ में आ गया ये? Next, it always opposes the motion of the object in contact, thus bring the object to a stop. बेटा ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है. Which of the following force is a opposing force? ये तो बड़ा easy वर्जन है. इसी का डिफिकल्ट वर्जन क्या आ सकता है? Which of the following force will stop the motion of the object? तो यहां पर कौन सा फोर्स होगा? कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स. क्लियर? आगे देखते हैं.
फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। समझ में आ गया ये, है ना? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। जितना ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। क्लियर? अगेन यहां से एक क्वेश्चन बनता है डायग्रामेटिक। देखो, मान लो यहां पर आपको एक बॉक्स दे देंगे, ठीक है, और यहां पर दे दिया मान लो आपको 5 न्यूटन फोर्स, डायरेक्शन दे दी। अब बोलेंगे यहां पर ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो पता होना चाहिए कि भाई ऐसे लगेगा ये, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। बस आपको एक एरो ही बना के आना है, लेकिन वो एरो का डायरेक्शन पता होना चाहिए। Am I clear? चलो, moving ahead. Now here, a step further. Does the force of friction act only on the object moving on solid surface? What about the objects moving through the liquids and gases? बेटा, जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ सॉलिड सरफेस पे ही होता है? लिक्विड और गैसेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है कि नहीं? होता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, सिंपल। आपने कभी ना कभी स्विमिंग ट्राई करा होगा, अगर नहीं भी करा तो वाटर के अंदर तो गए ही हो गए, राइट? बेटा, जब भी हम वाटर के अंदर मूव करते हैं या स्विम करते हैं, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। इतने एफर्ट हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं लगते। जब हम एटमॉस्फेयर में वॉक करते हैं नॉर्मल एयर में, तो इतने एफर्ट नहीं लगते। वाई? बिकॉज अगेन लिक्विड इज ट्राइंग टू अपोज योर मोशन, और जहां पर भी अपोज योर मोशन है वहां पर फ्रिक्शन है, राइट? इसके अलावा आप गैसेस में देख लो एग्जाम्पल, एयर में जब भी हम विंड के अगेंस्ट साइकिलिंग करते हैं या चलते हैं तो हमें एक अपोजिंग फोर्स लगता है, राइट? अगर आप विंड के अगेंस्ट सपोज वॉक भी कर रहे हो तो आपके सारे कपड़े उल्टे डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। व्हाई? दैट इज अपोजिंग योर मोशन। Am I clear? So this friction is there in liquid and gases also. Have a look here. Air, water and other liquid also exert force of friction on the objects moving through them. Now, अब बेटा हमारे जिस लिक्विड में और एयर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, जैसे शिप है, एरोप्लेन है, राइट? और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया हुआ है? बेटा, इसको मिनिमाइज करने के लिए जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स एयर या लिक्विड में मूव कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर शेप दिया हुआ है, जिसको बोला जाता है स्ट्रीमलाइंड शेप। क्या होता है स्ट्रीमलाइंड शेप? सच शेप विच इज टेपर्ड एट बोथ द एंड एंड ब्रॉड एट द सेंटर। ब्रॉड एट द सेंटर, टेपर्ड एट बोथ द एंड। क्लियर? देखो, सारी फिशेस जितनी भी होती हैं ऑलमोस्ट सबका यही शेप होता है। तो उन्हीं से आइडिया लेके जो हमारे शिप हैं, बोट हैं, एरोप्लेन हैं, उन सबका इसी टाइप का शेप तो होता है, स्ट्रीमलाइन शेप। क्लियर? दिस इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन दैट इज क्रिएटेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज दिस फ्रिक्शन कॉल्ड? बेटा, ये जो लिक्विड और गैसेस का फ्रिक्शन है इसका एक अलग नाम है जिसको बोला जाता है ड्रैग। क्या बोलते हैं? ड्रैग। और इसका एक और नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। क्यों फ्लूइड फ्रिक्शन? Because this gas and liquid can flow, ना? Isn't it? Gases and liquid can flow, solid cannot. So that's why gas और liquid के फ्रिक्शन को fluid friction भी बोला जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? ड्रैग। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो, मूविंग अहेड। नाउ लेट्स स्टार्ट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, स्टार्टिंग विद मैग्नेटिक फोर्सेस। अगेन, हर तरीके के फोर्स से पहले आपके लिए आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट में, ठीक है? सो लेट अस इन्वेस्टिगेट हियर। क्या करना है? यू हैव टू टेक वन रॉड और आपको लेने हैं रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट आते हैं, वो इसमें डालने हैं। अब बेटा, ये एक्टिविटी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज जो भी रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा इन मैग्नेट्स के बीच का वो मुझे फील होगा, आप लोगों को फील नहीं होगा, है ना? तो यहीं पर देख लेते हैं। होगा, करना क्या है, यहाँ पर आपको रिंग मैग्नेट को डालना है इस रॉड में, राइट? अगर सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो क्या होगा? ये जो ऊपर वाला रिंग है, मान लो इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं। नाउ इस केस में क्या होगा? ये जो रिंग मैग्नेट है वो नीचे आएगा ही नहीं, मतलब इसको टच नहीं कर पाएगा वो। क्यों नहीं कर पाएगा बताओ? क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज सेम पोल टुवर्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, इजंट इट? जब सेम पोल साथ में आ जाते हैं तो वहां क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्लियर? उसके बाद आपको इस मैग्नेट को फ्लिप कर देना है, इसको निकाल के उल्टा डालना है, मतलब, है ना? तो जब फ्लिप कर दोगे, जब आपने एक बार इसको फ्लिप कर दिया तो साउथ नीचे आ जाएगा और नॉर्थ ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा? तुरंत ये जो मैग्नेट है ऊपर वाला वो इसके साथ यहां पर पूरा चिपक जाएगा। क्लियर? दिस इज अट्रैक्शन। अंडरस्टूड? सो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन यू हैव टू डू। क्लियर? देखो यहाँ पर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन द अदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। बेटा, ये वाला टॉपिक बहुत ईजी है क्योंकि आपने जूनियर क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको, है ना? देखो आगे,
Since a magnet can exert force from a distance without being in contact, that is why it is a non-contact force. Clear? यहाँ पर हमको दो केस मिलते हैं रिपल्शन और अट्रैक्शन के. कब होता है? When two opposite poles are towards each other, then there will be attraction, and when two same poles will be towards each other, there will be repulsion. Clear? Now, अब बेटा फोर्स की भाषा में हम इसको पुश और पुल में कैसे बता सकते हैं? जहां पर अट्रैक्शन होगा, यानी जो ये साउथ वाला पोल होगा वो इसकी तरफ आएगा, इसके पास आएगा. जहां पर पास आ जाता है वो क्या होता है? दैट इज द पुल. सो इट विल बी काइंड ऑफ पुल. और ये क्या होगा? इट विल बी अ काइंड ऑफ पुश. रिपल्शन इज अ काइंड ऑफ पुश. Am I clear? देखो, attraction and repulsion between the objects are also a form of push and pull, and that is a force. Clear? So this was all about the magnetic force. Now we are going for the another non-contact force, that is electrostatic force. Again starting with the investigation. क्या करना है यहाँ पर? This activity. ये तो बचपन में बहुत करी होगी. ऐसे स्केल लेके बालों में घिस के पेपर फाड़ फाड़ के, है ना, अट्रैक्ट करवाते थे उसको. Yes, the same thing we have to do here, but here we have to take the polythene instead of your hair oil. ठीक है? देखो, take a plastic scale or a plastic straw, a piece of polythene and a small piece of paper. बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर पता है तो टाइम के साथ मुझे कमेंट में बताना. हमेशा इस एक्टिविटी के लिए प्लास्टिक स्केल क्यों लिया जाता है? हमारे पास स्टील वाले स्केल भी तो होते हैं ना, उसको क्यों नहीं यूज करते हैं हम यहाँ पर? उससे ये एक्टिविटी क्यों नहीं हो सकती? जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स. मैं लास्ट में बताऊंगी इसको. ठीक है? देखो, rub plastic scale straw vigorously with the polythene. Do not touch the rubbed part with your hand or any other metal object. देखो आ गया मेटल ऑब्जेक्ट. मेटल ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, या फिर आपके बॉडी पार्ट से भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी और द मेटल थिंग इज अ कंडक्टर. और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द चार्जेस. और चार्ज अगर किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आएंगे, हमारे हैंड के कांटेक्ट में आएंगे, तो फ्लो हो जाएंगे. दैट इज वाई. ठीक है? चलो, अभी एक्टिविटी मैंने करके दी हुई है यहाँ पर. देखो कैसे करना है. सो हियर दीज आर द पीस ऑफ पेपर जिनको हम अट्रैक्ट करवाएंगे. नाउ पॉलिथीन, प्लास्टिक स्केल, नाउ रबिंग. बहुत सारी रबिंग करनी पड़ती है इसमें. सो फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया हुआ है. चलो देखो, अट्रैक्शन हुआ. मैंने जूम का ये दोबारा स्लो स्पीड में दिखा रखा है. मैंने एक और बार करा था. नाउ हैव अ लुक हियर. सी द पेपर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड. व्हाई? बिकॉज हियर दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये आया कैसे? बिकॉज यहां पर चार्ज जनरेट हुए. अभी समझते हैं और आगे. देखो, देयर इज वन मोर एक्टिविटी हियर. हैव अ लुक व्हाट यू हैव टू डू. दिस टाइप ऑफ सेटअप यू हैव टू मेक. टेबल में 2 बलून लेकर उनको चिपका देना है, इन्फ्लेटेड बलून. उसके बाद इन दोनों बलून्स को आपको वूलन क्लॉथ से रब करना है. एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व देयर बिहेवियर. ठीक है? तो ऑब्जर्व करके देख लेते हैं. सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा. देखो मैंने करके दिया हुआ है. सो दीज आर द 2 balloons I have taken. Now I am going to rub both the balloons with same woolen cloth. ठीक है? देखो. Okay. So this is the woolen cloth. Now I am rubbing first yellow balloon and then I'll go for the pink one. This rubbing is so tiresome. Okay. Now observe carefully. अब देखो बेटा, जब तक ये वूलन क्लॉथ बीच में है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही गया तो देखो रिपल्शन हो रहा है ना? फिर से देखते हैं. वूलन क्लॉथ बीच में है तो अट्रैक्शन हो रहे हैं, पास में आ रहे एक दूसरे के. जैसे ही हटाएंगे, ये देखो रिपल्शन. नाउ व्हाट इट शोज, व्हाट दिस एक्टिविटी इज शोइंग. बेटा इस एक्टिविटी से ये पता पड़ रहा है कि जब हमने सेम टाइप के मटेरियल को, यानी बलून इज वन ऑफ द मटेरियल, राइट, एंड दैट वूलन क्लॉथ इज वन ऑफ द मटेरियल. तो हमने दोनों ही बलून को, दोनों ही सेम टाइप ऑफ सर्फेसेस को वूलन क्लॉथ से रब किया. क्लियर? तो उससे क्या पता पड़ा? इससे ये पता पड़ा कि दोनों ही सर्फेसेस पे, दोनों ही बलून पे सेम टाइप ऑफ चार्ज जनरेट हुआ है. क्लियर? अब पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ वो आपको नहीं समझना यहाँ पर. लेकिन ये देखो कि बलून और वूलन क्लॉथ को जब हम रब करते हैं तो चार्ज सेपरेशन होता है. बलून एक टाइप का चार्ज एक्वायर करता है. अब इस बलून को रब करेंगे तो भी वही चार्ज आएगा, ये वाले बलून को रब करेंगे तो भी वही चार्ज आएगा. क्लियर? अब जब सेम चार्ज साथ में आते हैं तो वहां पर क्या होता है? रिपल्शन होता है, राइट? और जब हम यहाँ पर वुलन क्लॉथ लेके आ रहे थे तो हमने क्या देखा? अट्रैक्शन हो रहा था. क्यों हो रहा था? क्योंकि बलून के पास जो चार्ज गया, ठीक उसका अपोजिट चार्ज किसके पास था? वुलन क्लॉथ के पास. तो जब तक वुलन क्लॉथ बीच में है तो 2 अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. दैट्स व्हाई बलून वर कमिंग नियर टू दैट वुलन क्लॉथ. अंडरस्टूड?
So what we got to know? Have a look here. What is the conclusion? Both the rubbing objects and the rubbed objects get charged, but they acquire opposite kind of charge. फिर से पढ़ो उस बात को, क्या है, क्या लिखा हुआ है? Both the rubbing object is here wool cloth, and the rubbed object, that is the balloon, they both are acquiring charge but opposite kind of charge. Clear? Next, their attraction shows that opposite kind of charges attract each other. बलून और वुलन क्लॉथ के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, तो इससे हमें क्या पता पड़ा? अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? Since the balloons were charged in the same way, we can say that they have acquired similar charge. बेटा दोनों ही बलून को हमने वुलन क्लॉथ से रब किया था, राइट? तो उन दोनों में ही चार्ज सेम तरीके से एक्वायर हुआ है. इसका मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर हुआ होगा. क्लियर? नेक्स्ट, एज द सिमिलरली चार्ज बलून रिपेल्ड ईच अदर, दोनों में सेम चार्ज था और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे. इससे क्या पता पड़ा हमें? इससे ये पता पड़ा कि लाइक यानी सिमिलर चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं. Am I clear? So this is the conclusion out of this investigation. Understood? Chalo, moving ahead now. So what we got to know about electrostatic force? The force exerted by charged body. बेटा अब ये चार्ज क्या है? ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. ये पॉजिटिव नेगेटिव आपने पक्का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं ना सेल में, बस वही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर. ठीक है. देखो, the force exerted by the charged body on another charged body or the uncharged body is called electrostatic force. बेटे जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे चार्ज पे, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, या फिर अनचार्ज भी हो सकता है, यानी न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है, तो उस पे फोर्स लगाते हैं और इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है. मैं फिर से बता रही हूँ मैंने क्या बोला. बेटा कोई भी लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव होगा तो भी उस पर एक तरीके का फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव होगा तो भी उस पर फोर्स लगाएगा, है ना? पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन वाला फोर्स लगाएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएगा. उसके अलावा अगर न्यूट्रल है, लेट्स से कोई चार्ज है ही नहीं यहाँ पर, तो भी उसमें न्यूट्रल बॉडी में भी ये फोर्स लगा सकता है. क्लियर? एंड दिस ऑल इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द टू काइंड ऑफ स्टैटिक चार्जेस आर सेड टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है. ठीक है. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम इनटू प्ले ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यहां पर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ बॉडी का, यहां पर जो चार्ज है उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है. अंडरस्टूड? नाउ दिस पिक्चर जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है? यहां पर बलून में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं हो रहा. इसका मतलब ये दोनों क्या है? न्यूट्रल हैं. इस टाइम पे यहां पे कोई चार्ज नहीं है. ठीक है. यहां देखो, यहां पर क्या हो रहा है? ये रिपल्शन. तो या इसका मतलब है दोनों में सेम टाइप ऑफ चार्ज है, या तो दोनों में ही पॉजिटिव होगा और दोनों में ही नेगेटिव होगा. राइट? दिख रहा है ना इससे, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है. यहां पर क्या होगा? ऑब्वियसली सिमिलर चार्जेस होंगे. तो यहां पर अगर लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, तो ये पक्का नेगेटिव ही होगा. Am I clear? Understood? So this was all about the electrostatic force. Now moving for the third kind of non-contact force, that is gravitational force, toughest out of all. Because ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पहले gravitational force शायद नहीं सुना होगा. ग्रेविटी सबको पता है, अर्थ के पास ग्रेविटी होती है. Now what is this gravitational force? अर्थ की ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों चीजें सेम है. Let's try and understand. बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स. हमारे यूनिवर्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, तो इसका मतलब उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. नाउ इससे होता क्या है? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अपने आसपास जो बाकी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको अट्रैक्ट करते हैं. राइट? सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स बाय विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर? अब बोलोगे मैम कहाँ अट्रैक्शन होता है? हम टेबल में दो सामान रखते हैं तो वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, वो मूव थोड़ी करते हैं. बेटा एक्चुअल में दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वेरी वीक फोर्स. तो उससे जो अट्रैक्शन होता है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि हमें दिखाई दे. Am I clear? देखो यहाँ पर, so it is a universal force due to which each and every object in this universe attract each other. Now point to be noted, बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं होता. This is the only force which only attracts.
इसके अलावा बाकी सारे फोर्स में देखो, अगर हम पुश करेंगे तो वहां पे क्या होगा, दूर जा रहा है, पुल करेंगे तो पास आ रहा है, राइट। उसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लो, वहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। नाउ अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है बेटा, ये डिपेंड करता है मास पे। देखो यहां पर लेट्स से दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों का सेम मास ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहां पर अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इतना बड़ा दूसरा ऑब्जेक्ट है, नाउ दोनों के पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला, बिकॉज इसका मास ज्यादा है। Am I clear? Now coming to Earth. Now what is the difference between this gravitational force and gravity? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जब सेलेस्टियल बॉडी में हम देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, जितने ये प्लैनेट्स है, राइट, सन, प्लैनेट, मून, ये सब, तो इनका मास बहुत ज्यादा है, राइट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यूनिवर्सल फोर्स है, तो यानी प्लैनेट्स के पास भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा, बट उनका मास इतना ज्यादा है कि हर कोई चीज ऐसा लगता है कि वही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। Am I clear? So what is gravity? Gravity is the gravitational force of Earth only, but it is too much in comparison with all the objects in our surrounding. राइट, हम अर्थ के सरफेस में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं वो अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, दो इट इज नेग्लिजिबल, लेकिन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब ऐसा लग रहा है नीचे को अर्थ की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, राइट। सो एवरीथिंग इज पुलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन ये जो गर्ल नीचे फॉल हो रही है, ये बॉल नीचे जा रही है, ये भी थोड़ा बहुत हिम्मत कर रहे हैं कि वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन होता नहीं है, इट इज नेग्लिजिबल। Am I clear? Understood? Now, question for you. Why do all the objects fall towards the earth? Why? Because mass of earth is too big in comparison with all the objects. So its gravitational force is very, very high. Clear? देखो, is there any force which act on them, on these all? What exerts this force? This is the gravity, basically. ठीक है? देखो यहाँ पर. So when gravitational force is applied by any planet or celestial body, in that case it is called gravity. तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन किसकी? सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल बॉडी की। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप एक बॉटल को बोलो कि उसमें ग्रेविटी है, नहीं, ग्रेविटी वर्ड सिर्फ सेलेस्टियल बॉडी के लिए यूज होता है। ठीक है, देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी। अब बेटा हम लोग अर्थ में रहते हैं, तो हम बार बार ये तो नहीं बोलेंगे ना अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, तो हम यहाँ पर अर्थ के लिए सिर्फ ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर मून के लिए बात करेंगे तो बोलेंगे मून, ग्रेविटी ऑफ मून, या फिर ग्रेविटी ऑफ जुपिटर, ग्रेविटी ऑफ सन, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट, राइट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो हो नहीं रहा, बस वो दूर से एक दूसरे को खींच रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अंडरस्टूड? नाउ बट अ पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने यहाँ पे बताया कि ग्रेविटी जो है मास पे डिपेंड करती है, उसके अलावा ग्रेविटी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, जिसके बारे में आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे। क्लियर? देखो आगे चलते हैं। नाउ इन केस ऑफ ग्रेविटी इट इज ऑलवेज द प्लैनेट व्हिच सीम्स टू अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज साइज। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अट्रैक्शन दोनों तरफ से हो रहा होता है। क्लियर? चलो मूविंग अहेड। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस गर्ल शी इज ट्राइंग टू थ्रो अ बॉल अपवर्ड, है ना, उसके बाद तब भी वो नीचे को ही आ रही है। यहाँ पर इसने क्या किया, इसने बॉल को पकड़ा है ऐसे और सीधे स्ट्रेट ड्रॉप करा है, थ्रो नहीं करा है, ड्रॉप करा है, राइट। अब इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है बेटा, बॉल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रही है ना, ये देखो स्ट्रेट लाइन में इट्स कमिंग डाउन। अब मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं बना, बट स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रही है। ठीक है, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेटा, कभी भी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ सिर्फ फ्री फॉल मतलब ड्रॉप कर देंगे, तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन मोशन में नीचे आएगा ना, ऐसा जिगजैग घूमते हुए तो नहीं आएगा, लहराते हुए, है ना, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में नीचे को आता है ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं वर्टिकल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल मोशन। ठीक है, नाउ अब जब हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंकते हैं, इसको फेंकू क्या, टूटेगा तो नहीं फेंक रही, चलो फेंका है ना आपने, बॉल फेंकी होगी, है ना। हम कभी भी किसी बॉल को ऊपर को फेंकते हैं तो क्या होता है, वो सीधे चली जाती है स्पेस में? नहीं जाती। क्या होता है वहां पर, पहले हम उसको बहुत स्पीड से थ्रो करवाते हैं, लेकिन उसकी स्पीड धीरे धीरे ऊपर जाके रुक जाती है।
एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, उसके बाद वो नीचे को फॉल होना शुरू होता है। वाई हमने उस पर मस्कुलर फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स लगा के उसको ऊपर को फेंक दिया, फिर वो रुका क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमारे मस्कुलर फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही है, राइट? इसने इसको फेंका ऊपर को मस्कुलर फोर्स के साथ, राइट? लेकिन जो ग्रेविटी है कंटिन्यूअसली उसको नीचे को खींच रही है ना? सो इट इज द अपोजिंग फोर्स फॉर दिस वर्टिकल मोशन, अपवर्ड वर्टिकल मोशन। अगर हम अपवर्ड किसी भी चीज को फेंकेंगे तो उस टाइम पे ग्रेविटी उसके अगेंस्ट काम करती है, जिसकी वजह से बॉल यहाँ पे रुक गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वहां से वो 0 जब पहुंच जाती है उसकी स्पीड, वहां से वो नीचे आना शुरू करती है और नीचे आते 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 उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही होती है, राइट? बेटा यहाँ पर जो ग्रेविटी है, अगर वो कभी भी किसी चीज को नीचे खींचती है तो उसकी स्पीड हमेशा इंक्रीज होती है। कभी भी देखना, आप बॉल ऊपर को फेंकोगे, उसके बाद बहुत ऊपर जाके नीचे आएगी, हाथ में कैच करोगे तो लगती है हाथ में, है ना? ढंग से कैच ना करो तो इंजरी भी हो जाती है। वाई? क्योंकि उसकी स्पीड उस टाइम बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ वर्टिकल मोशन। क्या है इस मोशन का नाम? वर्टिकल मोशन। व्हेन इट मूव्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस होगा, सॉरी, तो उस टाइम पे क्या होगा? यहाँ पर वर्टिकल मोशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट, while going up the speed of the object goes on decreasing till the object come to stop। ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड धीरे 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 डिक्रीज होती रहेगी और अल्टीमेटली वो जाके रुक जाएगा। नाउ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एंड while coming down the speed goes on increasing। जैसे ही वो रुका उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो नीचे को आना शुरू करेगा और आते आते उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेगी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी। क्लियर? लेकिन यहां पर ये खत्म नहीं हो रहा, अभी देखते हैं आगे। देखो, नाउ कमिंग फॉर वेट एंड इट्स मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज वेट? एक बार फटाफट से पहले वेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो क्या है वेट की डेफिनेशन। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बताया मैंने? बोलोगे मैम क्या डेफिनेशन है ये? वेट तो हमारा वेट तो 40 kg है, 45 kg है, 50 kg है, तो केजी में हम बात करते हैं, है ना? तो वो ये यहाँ पे फोर्स क्यों लिखा हुआ है? ये क्या कहानी है ये? बेटा इट्स अ बिग मिस्ट्री, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, देखो अभी के लिए पहले वेट की डेफिनेशन को क्रैक करते हैं। देखो, द फोर्स विद विच, सो इट इज अ फोर्स। क्या? वेट इज अ फोर्स। वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ पुल एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब अर्थ जब पुल करती है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, है ना? तो ये क्या है? इक्वल्स टू ग्रेविटी। सो पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब बेटा ऑब्जेक्ट, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट और ये है अर्थ, ठीक है? मान लो ये अर्थ, ये एक ऑब्जेक्ट, इसको ये पुल कर रही है, और ये है दूसरा ऑब्जेक्ट, ये है वन मोर ऑब्जेक्ट, है ना? सो यहाँ पे 1 2 3 है, राइट? अब अर्थ इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर रही है। अब मुझे बताओ, इन सारे ही ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस किस चीज का है? किस चीज का डिफरेंस है? अब बोलोगे मैम साइज का डिफरेंस है। बेटा साइज का डिफरेंस तो है, ये किसी न किसी पार्टिकल से तो बने होंगे ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपने पढ़ लिया है, मैंने ऑलरेडी चैप्टर 7 और 8 कंप्लीट करवा दिया है, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके अंदर, यानी इनके अंदर उन पार्टिकल्स का कुछ मास होगा, करेक्ट? तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो मास से वेरी कर रहे हैं, उन सबका मास अलग अलग होगा, राइट? अंडरस्टूड? अब देखो इस पूरे डेफिनेशन को, द वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ऑब्जेक्ट किस में वेरी कर रहा है? मास पे। सो ये है इसका फॉर्मूला। वेट इज अ फोर्स विद विच द अर्थ, यानी अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी, पुल्स एन ऑब्जेक्ट के पास क्या है? मास, टुवर्ड्स इटसेल्फ। दिस इज वेट, ठीक है? अब जो ये 40 kg था वो क्या है, उसको आगे समझते हैं, इसके बाद आने वाला है, ठीक है? देखो आगे, सिंस द वेट इज द फोर्स, देखो वेट क्या है? फोर्स के इक्वल है ना, तो जो वेट है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो यूनिट है, उसको हम केजी में नहीं लिखते हैं, उसको न्यूटन में लिखा जाता है। वेट इज एक्चुअली मेजर्ड इन न्यूटन, केजी उसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है? सिंस द वेट इज द फोर्स, it is measured in the same unit as that of force. Clear? Next,
देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज ऑल्सो न्यूटन। एसआई यूनिट क्या है वेट की? न्यूटन है। तो बोले कि मैम तो हमारा वेट क्या 40 न्यूटन है या 45 न्यूटन है? नो, आगे देखते हैं। सो दिस इज न्यूटन। क्या आगे देखो, द वेट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ। बेटा वेट एक्चुअल में क्या बता रहा है? वेट ये बता रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रांगली अर्थ पुल कर रही है। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता पड़ेगा कौन कितना स्ट्रांगली पुल हो रहा है? इसके लिए है यहाँ पर क्या? स्प्रिंग बैलेंस। व्हाट इज दिस? स्प्रिंग बैलेंस। हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में समझने वाले हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। क्या करना है यहाँ पर? बेटा ये देखो, मैंने अभी आपको A B C 1 2 3 करके 3 डिफरेंट बॉल्स दिखाए थे जिनका डिफरेंट डिफरेंट मास था, राइट? वही चीज सेम एक्टिविटी आपको यहाँ पर भी करनी है। आपको एक सिंपल स्प्रिंग लेना है जो कि आपको जो वो स्प्रिंग टिक टैक वाले पेन होते हैं ना उसके अंदर मिल जाएगा, राइट? इस स्प्रिंग में आपको ये अलग अलग वेट के स्टोन को बांध के रखना है। आपको ये देखना है कि कहाँ पर स्प्रिंग सबसे ज्यादा पुल हो रहा है। कहाँ पर पुल हो रहा है पता पड़ रहा है? ये तो है ना, इसमें ज्यादा पुल हो रहा है। इससे क्या पता पड़ रहा है बेटा? इससे ये पता पड़ रहा है कि अर्थ इस वाले स्टोन को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींच रही है ना? तभी तो स्प्रिंग इतना यहाँ पे स्ट्रेच हो गया। अब क्यों खींच रही है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना? क्योंकि उसका m मास ज्यादा है। अंडरस्टूड? यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो स्प्रिंग ज्यादा खींचा ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा खींचा, यहाँ पर सबसे ज्यादा खींचा। क्लियर? अभी इसको करके देखेंगे और देखो। So what is the conclusion out of this? We find by this that the stretch caused in the spring is different for different object, right? Now, this indicates that the earth pulls different object with a different force. इससे हमें क्या पता पड़ रहा है? इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल इक्वल तरीके से नहीं खींचती है, यानी सबका वेट इक्वल नहीं होता है, सबका वेट अलग अलग होता है। अंडरस्टूड? नाउ अब बेटा इसको हम टेक्निकली कैसे समझेंगे? ये तो स्प्रिंग है ना, अब हम स्प्रिंग से वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। अगर हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट निकालना है कि एग्जैक्टली ये कितना न्यूटन है ना, कितना न्यूटन है, कितना फोर्स इसमें लग रहा है, यानी इसका कितना वेट है, तो कैसे पता करेंगे बेटा? इसके लिए ये स्प्रिंग बैलेंस होता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है? दिस इज काइंड ऑफ स्केल। यहाँ पर एक ये आपका होल्डर है, दिस इज द रीडिंग वाला पार्ट, यहाँ पर आपके पास हुक है। आप इसमें अलग अलग सामान को यू विल फिक्स इट एंड देन यू विल मेजर इट। ठीक है, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस। फटाफट से एक बार देख लो। अ स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेट। किसके लिए यूज होता है ये? टू मेजर द वेट। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड विद द हुक अटैच्ड एट द अदर एंड। यहाँ पर हुक है एट द अदर एंड। Now, when we hang an object from the hook, the spring stretches and the amount of stretching gives the weight of the object, and there is a scale on the balance which is marked to show the weight, that is the force in Newton. ठीक है, अब बेटा ये तो सारी कहानी है, एक्चुअल में देख भी लेते हैं। कहां पर है ये देखो, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस। कैन यू सी इट? अभी इससे मैं आपको वेट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का करके दिखाऊंगी। ठीक है, क्या है यहाँ पर? दिस इज द होल्डर, यहाँ पर ये हुक है और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये दिस इज द मार्किंग। इसको हम जैसे इसको कोई ऑब्जेक्ट इसमें डालेंगे तो ये नीचे को आता है और जहां पर रुकेगा उसकी हमको वैल्यू रीड करनी है। अब वैल्यू रीड करनी भी तो आनी चाहिए, राइट? तो पहले एक बार वैल्यू रीड करना देखते हैं, कैसे रीड करते हैं। देखो, सो हाउ कैन वी रीड द वैल्यू? यहां पर देखो, इस पूरे स्प्रिंग बैलेंस में एक साइड ये क्या दिखा रहा है? न्यूटन, यानी इस साइड से आप रीड करोगे तो आपको वैल्यू न्यूटन में मिलेगी, और इस साइड से वेट करोगे, इस साइड से रीड करोगे तो आपको वैल्यू ग्राम में मिलेगी, राइट? अब कैसे रीड करना है? अब ये तो बड़ा सिंपल है। यहां पर रुकेगा तो बोलोगे मैम 1 न्यूटन है इसका वेट, यहां पर रुकेगा तो 2 न्यूटन, यहां पे आएगा तो 10 न्यूटन, राइट? लेकिन अगर यहां आ गया तो, यहां पे आ गया तो फिर कैसे मेजर करेंगे? तो यहां पर आपको ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को रीड करना आना चाहिए, राइट? मतलब जो एक ये लाइन है ये कितनी वैल्यू शो करती है। अब इसका बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है? ये नॉट ओनली फॉर दिस स्केल, फॉर एनी स्केल आई एम टेलिंग यू द वे हाउ टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट रीडिंग मेजरमेंट। कैसे करना है? आप कोई भी दो वैल्यू लो, कौन से ले लेते हैं आप? 1 to 2 ले लो, 0 to 1 ले लो, 2 to 3 ले लो, मर्जी आपकी। पहले मैं इस साइड का बता रही हूं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग अबाउट द न्यूटन। क्लियर? तो न्यूटन वाला देखो, अब हम 0 से 1 ले लेते हैं, सिंपल है।
ना 0 से 1 के बीच में रीडिंग कितने की आई, नंबर कितना गैप है, 1 ही है ना, सो 1, नंबर ऑफ रीडिंग गैप इज 1 अपॉन, अब लाइन काउंट करो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, हाउ मेनी, 5, सो 1 डिवाइडेड बाई 5, कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा, सो इट इज पॉइंट, ये 10 हो जाएगा 2, 0.2 न्यूटन, मीन्स each this single small line is measuring 0.2 न्यूटन। अब अगर आपका स्प्रिंग बैलेंस यहां आगे रुक गया तो कितना वैल्यू होगा, कितनी वैल्यू होगी बताओ, दिस इज 2 न्यूटन, तो 2.2 2.4, दिस विल बी 2.4 न्यूटन। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, दिखाई दे रहा है ना, फटाफट से पॉज दिस वीडियो और टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बताओ कि यहां पर ये वाले मेजरमेंट के लिए कितनी वैल्यू होगी न्यूटन में, फटाफट से। आई होप यू हैव गिवन द आंसर, ठीक है, एंड आई विल चेक देयर ओनली, यहां पर नहीं बताऊंगी इसका आंसर। चलो अब ग्राम का देख लेते हैं। ग्राम वाले साइड में, इस वाली साइड में अगर आपकी वैल्यू मेजर करनी है, इसी वाले स्केल पे ले लेते हैं, यही वाला स्केल है, ठीक है। अब यहां पर हमें मेजर करना है, तो पहले तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए ना, ईच लाइन हाउ मच इज शोइंग। हमें क्या करना है इसके लिए, पहले आप कोई भी दो नंबर लो, 0 to 100 ले लेते हैं, राइट, तो 0 से 100 के बीच में कितने नंबर का गैप है, 100 का ही तो है, यस, सो 100, यहां पे लिखेंगे हम ऊपर 100 अपॉन, अब लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड, तो दिस इज 20, 5 2 10, 20 ग्राम, means here each single line is representing 20 gram this side, clear। अब देखो वेट कितना होगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 220, 220 plus one more 20, 240, so this side this line is representing 240 ग्राम। अब ये वाला आपका फिर से आंसर क्वेश्चन, चलो एक साथ आंसर बताना मुझे टाइम के साथ, यहां पर न्यूटन में कितना आंसर आया और ग्राम में कितना आंसर आया, ठीक है, ये दिस इज फॉर यू, योर होमवर्क, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। नाउ अब बेटा लेटेस्ट मेजर, अब मेजर करके भी देख लेते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट है ना। तो यहां पर आपसे बोला गया है यू कैन टेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट और आपको स्प्रिंग बैलेंस में इसको मेजर करके देखना है। तो पेंसिल बॉक्स, पार्शली फिल्ड वाटर बॉटल, देखो मैंने वाटर बॉटल के साथ में करके दिखा रही हूं, ये देखो दिस इज वाटर बॉटल, लेकिन इसका पानी नहीं है, दिस इज एम्प्टी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसको हम जस्ट अ मिनट, अच्छा इसको देखो, अभी ये स्प्रिंग बैलेंस 0 पे नहीं है ना, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पीछे ये प्लेट दी हुई है, इसको ऊपर नीचे खींचना होता है, इसको हम जरा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ये देखो ये 0 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। चलो अब हम मेजर करते हैं, सो आई एम फिक्सिंग दिस इन दिस हुक, नाउ व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, देख लिया। अब मैं देखती हूँ, इट्स वैल्यू इज विदाउट मूविंग, अगर न्यूटन में देखा जाए तो दिस इज 4.4 न्यूटन, दिस इज शोइंग 4.4 न्यूटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नाउ दिस इज द स्मॉलर बॉटल बट इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। नाउ देख, हैव अ लुक, व्हाट इज इट्स वेट, इट्स वेट इज 9, एग्जैक्टली 9 न्यूटन, 9 न्यूटन, ठीक है। और ग्राम में कितना है, ऑलमोस्ट 900 ग्राम, हाउ मच इट इज, 900 ग्राम, ठीक है। सो दिस वे यू कैन मेजर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हियर, अंडरस्टूड। व्हाट इज दिस, स्प्रिंग बैलेंस, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। नाउ अब आ जाते हैं बेटा वेट और मास पे। अब हम ये मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं कि हम वेट को केजी में क्यों लिखते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम बोलते हैं अगर आपके किसी फॉर्म को भरो, आप अपने स्कूल की डायरी को भी भरो, तो वहां वेट लिखा रहता है, राइट। हम वहां पे लिखते हैं अपना वेट 45 kg, 50 kg, केजी में लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि वेट की जो वैल्यू है, वेट की जो यूनिट है वो न्यूटन है, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस है, देखो बेटा मास, पहले हम मास को समझते हैं। व्हाट इज मास, मास इज द actual value of all the particles inside any matter। क्या बोला मैंने, देखो mass is the amount of matter in any object and it is measured in gram or kg। for example मान लो
ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे जिनको कि हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, राइट। अब उन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मास होता है ना, हर एटम एंड मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर मास होता है। तो मान लो इसके अंदर 100 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, राइट। तो हम जो भी एक पार्टिकल का मास होगा उससे 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मास मिल जाएगा। Am I clear? So what is mass? Mass is the amount of matter. इसके अंदर 100 कांस्टेंट पार्टिकल हैं तो उसका मास, उसका टोटल एग्रीगेट, राइट। अगर किसी भी मैटर में मान लो 300 कांस्टेंट पार्टिकल हैं तो उन 300 कांस्टेंट पार्टिकल का एग्रीगेट, दैट विल बी द मास। इसकी वैल्यू किस में हम मेजर करते हैं? केजी या फिर ग्राम में। एनी प्रॉब्लम? नाउ इट्स वैल्यू रिमेन सेम एट एवरी प्लेस। अब बेटा ये जो 300 ग्राम वाला मैटर था, इसको आप अर्थ में लेके आओ तब भी उसके अंदर 300 पार्टिकल रहेंगे। इसको आप मून में लेके चले जाओ तब भी 300 पार्टिकल ही तो रहेंगे, राइट। मून में जाके आधा तो मून में गायब नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई मैजिक तो होगा नहीं। आप जैसा इसको जहां भी लेके जाओगे उसमें 300 पार्टिकल ही रहेंगे until unless you break it. Clear? So mass remains same everywhere in this universe. वो चेंज नहीं होता until unless you break it. Clear? Now what is weight? बेटा weight क्या है? weight की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? This is force. Weight is a force and it is equals to mass into gravity. यानी कि ये जो मास है, ये जो हमें वैल्यू मिली, इस पे जब ग्रेविटी इफेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं वेट, ठीक है। अब मान लो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है। व्हाट इज द मास? 1 kg, 1 kg, राइट। और बेटा अर्थ की ग्रेविटी होती है 10। अब मैं 10 के आगे उसकी यूनिट अभी नहीं बताऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए सिर्फ नंबर समझ लो 10। वैसे एग्जैक्ट बोला जाए तो 9.8 होती है, लेकिन अभी 9th 10 तक आप अभी इसको 10 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू 10। समझ में आया इतना? नाउ मास कितना था ऑब्जेक्ट का? 1 kg। उसमें ग्रेविटी ने इफेक्ट डाल दिया, यानी ग्रेविटी से उसको खींचा। ग्रेविटी क्या है? फोर्स। तो ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ पुल किया, तो उसका वेट कितना हो गया? उसका वेट हो गया 10 न्यूटन। व्हाट इज द वेट? 10 न्यूटन। समझ में आया? सो मास क्या है? मास एक्चुअल जो कांस्टेंट पार्टिकल उनका एग्रीगेट, और उन पार्टिकल्स को, उस पूरे मास को जब कोई भी प्लैनेट अपनी ओर खींचता है अपनी ग्रेविटी से, तो उससे मल्टीप्लाई होके वो क्या बन जाता है? उसका वेट। क्लियर? नाउ हैव अ लुक हियर दिस टेबल। यहां पे क्या दिखा रखा है बेटा? जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट था वो 1 kg था। उसको मून पे लेके गए, मार्स पे लेके गए, वीनस पे लेके गए, जुपिटर पे लेके गए। देखो सब जगह उसका मास 1 kg ही है, मास चेंज नहीं होता, है ना। नाउ कमिंग टू वेट। वेट देखो यहां पर अर्थ में है कितना? 10 न्यूटन। क्यों है 10 न्यूटन? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, और इज इक्वल्स टू मास तो है 1 kg, मास तो फिक्स है 1 kg। अब ये जो ग्रेविटी वाला फैक्टर है वो हर जगह चेंज होता जा रहा है बेटा। हर प्लेनेट का अलग अलग साइज है ना, उसका कोर अलग अलग चीजों से बना हुआ है, तो यानी कि वहां पे ग्रेविटी अलग अलग होती है। तो अर्थ की ग्रेविटी 10 थी, तो 10 1 जा 10 न्यूटन आ गया। अब मून की ग्रेविटी बेटा 1.6 होती है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 kg इंटू 1.6 से किया तो 1.6 न्यूटन आ गया। यहाँ पर देखो इसकी ग्रेविटी, मास की ग्रेविटी 3.8 है, तो यहाँ पे 3.8 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 3.8 न्यूटन आ गया। क्लियर? अब इस पूरे चार्ट को देख के बताओ जल्दी से, किस प्लैनेट की ग्रेविटी अर्थ से ज्यादा है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट वैल्यू देखो। किस प्लैनेट की ग्रेविटी अर्थ से ज्यादा है? आई होप यू हैव गिवन द आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो नाउ लेट्स सॉल्व वन मिस्ट्री। बेटा हम डेली लाइफ में जो ये वेट मेजर करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, वो एक्चुअल में वेट है कि मास है? वो एक्चुअल में मास है। अब बोलोगे ऐसे कैसे मैम? अभी तो आपने बताया कि सारे ऑब्जेक्ट के मास पे हम 10 से मल्टीप्लाई करना है ना वेट निकालने के लिए, तो ग्रेविटी तो सब पे लग रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। बेटा एक्चुअल में वहां पे जो भी हम वेइंग मशीन्स होती हैं हमारी, वो इस तरह से कैलिब्रेटेड होती हैं कि वो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है उसके इफेक्ट को नलिफाई करके फिर आपको वैल्यू दिखाते हैं, तो वो आपको एक्चुअल में मास ही दिखा रहे हैं। अंडरस्टूड? देन व्हाई डू वी राइट अंडर द वेट? बिकॉज कॉमन पीपल के लिए बेटा वेट और मास में कोई फर्क नहीं है। जो जिनको साइंस के बारे में नहीं पता उनके लिए वेट और मास वही एक ही चीज है।
ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नाउ यू नो दैट दीज टू आर द डिफरेंट थिंग्स. अंडरस्टूड? चलो, मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. बेटा, फ्लोट तैरना, सिंक डूब जाना, राइट? तो हमारे डेली लाइफ में हमने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखे हैं, कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक करते हैं. बट ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स ऑन वाटर, सम ऑफ देम फ्लोट व्हाइल अदर फॉल्स टू द बॉटम. अब देखो, जो फ्लोट कर रहा है, जो नीचे आ रहा है, दोनों पे ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को पुल कर रहा है. तो जो ऑब्जेक्ट नीचे डूब जा रहा है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, वो नीचे आ गया. ये फ्लोट करने वाले पे भी तो लग रहा है, फिर वो नीचे क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब कोई तो ऐसा फोर्स है जो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट भी होल्ड करके ऊपर रखा हुआ है ना? वो फोर्स का नाम क्या है? लेट्स फाइंड इट आउट हियर एंड लेट अस इन्वेस्टिगेट. देखो क्या करना है, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल. एक खाली प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसका ढक्कन टाइट से बंद कर देना है. उसके बाद इसमें लगा लो जितना जोर लगाना है, इसको बकेट फुल ऑफ वाटर में अंदर नीचे डाल के देखना है आपको. कितनी मेहनत लगती है, देख करके देखना. और इसको छोड़ दो, आप एक नॉर्मल एम्प्टी मग ले लो, एम्प्टी मग, बेदिंग मग. उसको आप बकेट फुल ऑफ वाटर में नीचे डाल के, उल्टा खाली नीचे डाल के दिखा दो. कौन ऐसा है जो उसको वर्टिकल मोशन में ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा करके पानी भर दिया उसके अंदर, वर्टिकल मोशन में एम्प्टी मग को कोई है जो उसको बिल्कुल बॉटम में टच करके दिखा दे? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बेटा. जब तक वो जैसे जैसे नीचे आप लेके जाओगे, वो टिल्ट हो ही जाएगा, वो नीचे स्ट्रेट नहीं जाएगा वर्टिकल मोशन में. क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर उसको ऊपर को फोर्स से ऊपर कर रहा है, दैट्स व्हाई. ठीक है, देखो यहाँ पर, सो टेक एन एम्प्टी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, एंड इट्स लिड शुड बी टाइटली क्लोज्ड, पुट इट इन द बकेट ऑफ वाटर. नाउ व्हाट वी विल फील एन अप थ्रस्ट. कोई ऐसा फोर्स होगा जो उसको ऊपर को जोर लगा रहा होगा. क्या बोलते हैं उसको? बेटा, उसको अप थ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर ही बोलते हैं, जिसको कि बॉयंट फोर्स भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? बॉयंट फोर्स. यानी इस चीज को, इस बॉटल को, इसको फ्लोट कौन करवा रहा है? ये बॉयंट फोर्स करवा रहा है. ठीक है, जिसको कि अप थ्रस्ट फोर्स भी बोला जाता है. अब देखो यहाँ पर, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लिक्विड, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्ट ऑन इट एंड पुल्स इट डाउनवर्ड. है ना, कोई भी चीज है उस पर ग्रेविटी तो लगी रही है और उसको डाउनवर्ड खींच रही है. नाउ बट द बॉयंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बाय द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यहां पे क्या हो रहा है? नीचे को कौन खींच रहा है? ग्रेविटी. ऊपर को कौन लेके जा रहा है? बॉयंट फोर्स. अब विन कौन करेगा? अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट नीचे आएगा कि ये ऊपर जाएगा? ये इनकी वैल्यूज डिसाइड करेंगे, राइट? देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मोर है, ये लेस है, तो क्या होगा? इसका पलड़ा भारी हो गया ना, तो फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और यहां पर सिंक हो जाएगा. यहां पर क्या होगा? सिंक हो जाएगा. अब दूसरा केस ले लो, अगर ग्रेविटी और ये जो बाउंड फोर्स है ये बिल्कुल इक्वल है, तो ऐसे में क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल वाटर के कहीं यहां कहीं सेंटर में इधर ही फ्लोट कर रहा होगा. ना तो वो ऊपर जाएगा पूरा, ना तो वो नीचे आएगा. ठीक है, और यहां पर अगर ये जो बॉयंट फोर्स है, ये वाला जो बॉयंट फोर्स है, ये ज्यादा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल कम हो गया, है ना, ग्रेविटी बिल्कुल कम हो गई वाला फोर्स, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है सरफेस तक आके बिल्कुल टॉप में यहां पर फ्लोट कर रहा होगा. क्लियर? सो व्हाई समथिंग इज फ्लोटिंग? बिकॉज हियर द अप थ्रस्ट और द बॉयंट फोर्स इज मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. समझ में आ गया? अंडरस्टूड द कंसेप्ट? नाउ हियर सम मोर डिटेल फॉर यू इन स्टेप फर्दर. बेटा, बॉयंट फोर्स के बारे में किसने बताया था? आर्किमिडीज. आर्किमिडीज, अ फेमस ग्रीक साइंटिस्ट. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है अगर आपके स्कूल में ये स्टेप फर्दर वाले बॉक्सेस को पढ़ाया जाता है, तो पक्का फिर तो आएगा. ठीक है, सो आर्किमिडीज, अ फेमस ग्रीक साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट फोर्स, राइट? उसी को हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं. नाउ दिस अपथ्रस्ट फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस पानी में जाके कितने लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है अपनी जगह से, उस पर डिपेंड करेगा क्या? ये बॉयंट फोर्स. ठीक है, सो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू वाटर डिस्प्लेस्ड, राइट? वाटर
डिस्प्लेस्ड। नाउ अगर मोर ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स होगा, तो यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, राइट और यहां पर अगर लेस होगा, मींस अगर वाटर डिस्प्लेस लेस है, जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो उसका अपथ्रस्ट फोर्स लेस हो जाएगा, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो अपथ्रस्ट यानी कि बॉइंट फोर्स इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द वाटर डिस्प्लेस्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में जाके कितने एरिया को घेरा, कितने पानी को खिसका रहा है अपनी जगह से, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, और उसी पे डिपेंड करता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, एंड दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब सीनियर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। नाउ हियर वन मोर थिंग अबाउट द प्यूमाइट स्टोन, इनको प्यूमिक स्टोन ही बोलते हैं। अगर मार्केट में जाओगे तो प्यूमिक स्टोन मिलते हैं, ये बॉडी को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं, ये है ना। देखो अब ये प्यूमिक स्टोन है क्या बेटा, ये होते रॉक्स हैं, मतलब बिल्कुल पत्थर के जैसा दिखेगा आपको, लेकिन बड़ा लाइट वेट होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये होते हैं पोरस, इनके बीच में बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसमें एयर फिल होती है, और कहीं पर भी अगर एयर आ जाएगी तो इसका मतलब वो हल्का तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्यूमिक स्टोन है वो दिख रहे हैं स्टोन जैसे, लेकिन ये फ्लोट करते हैं हमेशा वाटर पे। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इनका वेट बहुत लेस है ना, इनकी डेंसिटी बहुत लेस है। ये वर्ड आ रहा है यहाँ पे डेंसिटी। अब ये डेंसिटी को डिटेल में, बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना है चैप्टर 9 में, वहां मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, ये जो अपथ्रस्ट है, वो एक्चुअल में वन ऑफ द फैक्टर इज डेंसिटी विच इज अफेक्टिंग इट, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे। देखो देयर आर सम रॉक्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, वन सच रॉक इज द प्यूमाइट स्टोन, यानी प्यूमिक स्टोन ही बोलते हैं इसको, which is formed during the volcanic eruption. This is important. प्यूमिक स्टोन कहां से मिलता है? यूजुअली वॉल्केनिक इरप्शन से मिलता है। क्यों? बिकॉज व्हेन लावा विद लॉट्स ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स कूल्स क्विकली, इट ट्रैप्स टाइनी बबल्स ऑफ गैसेस इनसाइड। इसके अंदर जो टाइनी बबल्स ऑफ गैसेस होती हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। नाउ दिस क्रिएट्स अ लाइट पोरस रॉक फिल्ड विद एयर पॉकेट्स विच इज लेस डेंस देन द वाटर एंड फ्लोट्स ऑन द वाटर। इसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो छोटे छोटे एयर के पॉकेट्स बने, इस वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये वाटर में फ्लोट करता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो, so with this we are done with this chapter also. I hope you were able to understand each and every concept of this chapter, but still having any doubt or facing any difficulty, comment, I will revert back there. ठीक है? चलो, see you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.